प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात से देश को किया संबोधित। कहा, लॉकडाउन ने बदला लोगों का नजरिया। कोरोना के खिलाफ महायज्ञ में पूरी जनता एक साथ। मध्य प्रदेश सरकार ने की लॉकडाउन में छूट की घोषणा। ग्रीन जोन इलाकों में खुल सकेंगी जरूरी दुकानें। संक्रमण वाले इलाकों में जारी रहेगी सख्ती। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 26,000 के पार। अब तक 824 लोगों की मौत। 5,803 कोरोना मरीज हुए ठीक। कोरोना के कहर के बीच चंडीगढ़ पीजीआई से रात भरी खबर। वैक्सीन के सेफ्टी ट्रायल में मिली सफलता। कुष्ठ रोग की दवा से कोरोना के मरीजों की हालत में आया सुधार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुरा। ये बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राजस्थान में कोरोना की स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विजन पर जिस तेजी से विभागों ने मुस्तैदी से स्टेप लिए हैं, उसी का नतीजा है कि पिछले 7 दिनों में कोरोना पर प्रदेश में नियंत्रण हुआ है। उधर चिकित्सा मंत्री ने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पॉजिटिव से नेगेटिव होने वालों का प्लाज्मा लेकर उसके जरिए अन्य गंभीर पॉजिटिव रोगियों का इलाज करने की पूरी तैयारी है। इस थेरेपी के लिए आईसीएमआर से अनुमति भी मांगी गई है और अनुमति मिलने पर गंभीर रोगियों का इलाज शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स, जिनमें चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग शामिल हैं, वे संक्रमण से बचे रहें, यह जरूरी है। कुछ स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण हुआ है, यह चिंता का विषय है। राजस्थान के संकल्प के साथ एक नया अभियान शुरू किया था प्रदेश के अंदर, और उसकी तैयारी के लिए हमने जो राजस्थान के 42,000 रेवेन्यू विलेजेस थे, वहां पे चिकित्सा मित्र, एक हमारी बहन और एक हमारे भाई, उनको हमने चिकित्सा मित्र बनाया और उनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। इसी बीच में कोरोना आ गया। जब 2 मार्च को पहला कोरोना का पॉजिटिव केस यहाँ आया सामने, तब हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी पूरे स्टेट के अंदर। ये जो मुख्यमंत्री जी की कल्पना के अनुसार ही राजस्थान में तैयारियां हुई है और उनके खुद की देखरेख में हुई है। राजस्थान में 2 मार्च से लेके आज 25 अप्रैल है, 0 से हम 5,000 से ज्यादा की टेस्टिंग कैपेसिटी पे पहुंच गए हैं। पूरे मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो अस्पताल हैं, उसमें रैपिड रेस्पॉन्स की टीमें बनाई गई। 1 लाख क्वारंटाइन बेड चिन्हित करने की बात की गई। 23,000 हमारे जो आइसोलेशन के बेड है वो चिन्हित करने की बात की गई और जांच की सुविधा बढ़ाने की बात की गई। हमने 10 जगह पे आज जांच की सुविधा बढ़ा दी है। आने वाले 7-8 दिन में हम 10,000 टेस्ट पर डे करने की स्थिति में आ जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिया, सारे धर्मगुरुओं को कॉन्फिडेंस में लिया। पहले हमने धारा 144 लगाई 20 लोगों के साथ, फिर लगा कि ये भी ठीक नहीं है, तो फिर धारा 144 लगी 5 लोगों के साथ। फिर हमने आधे सरकारी कर्मचारियों को घर पे रह के काम करने की बात की। 22 तारीख को राजस्थान पहला राज्य था पूरे देश में जिन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की। ये मुख्यमंत्री जी के कदम थे। तो जिस तरह से हमारे रिटायर्ड डॉक्टर्स को कॉन्फिडेंस में लिया, जिस तरह हमारे एनजीओस थे या सोशल एक्टिविस्ट थे, उनको कॉन्फिडेंस में लिया, पूरे राजस्थान के आम आवाम को कॉन्फिडेंस में लेके और जिस तरह से एडवाइजरियां जारी की गई और कैंपेन चलाया गया एजुकेट करने के लिए आम आदमी को, ये राजस्थान सतर्क का स्लोगन जो दिया है, उसमें कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कैसे बार बार हाथ धोना है, कैसे आपको सावधानी रखनी है, साफ सफाई रखनी है, ये तमाम चीजें एजुकेट करने का काम एक तरफ विज्ञापनों के माध्यम से ये चलता रहा। राजस्थान में पूरे मेडिकल कॉलेजेस में रैपिड रिस्पॉन्स की टीमें बनी। राजस्थान में जो हेल्थ वर्कर्स की टीमें 27,000, वो घर घर जाके एक्टिव सर्विलेंस के काम करने के लिए वो टीमें तैयार की गई। वहीं कोरोना महामारी के इस दौर में खबरें और सूचनाएं प्रदान करने का काम कर रहे मीडिया कर्मियों, पत्रकारों के लिए मास्क और सैनिटाइजर के वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जो राजधानी जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब, सक्षम फाउंडेशन और दैनिक भोर की ओर से प्रेस क्लब में पत्रकारों को निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। साथ ही साथ मीडिया कर्मियों को हमेशा मास्क लगाने, बार बार सैनिटाइजर से हाथ साफ करने की भी अपील की गई। काफ़ी दिनों से दैनिक भोर और सक्षम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में पुलिस कर्मचारी जो कोरोना वीर हैं या जो नर्सिंग स्टाफ जो घर घर घूम रही हैं, मोहल्लों में घूम रही हैं, उनको सैनिटाइज़र बांट रहे थे। और काफ़ी दिनों से ये काम जब से लॉकडाउन है तभी से शुरू कर रखा था। अभी हमारी समिति ने तय किया कि जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो भी कोरोना वीर हैं, वो अपना घर छोड़ के और शहर में जहाँ कोरोना चल रहा है, जहाँ लॉकडाउन है, वहाँ जा रहे हैं, कवरेज के लिए जा रहे हैं, घूम रहे हैं। वो खुद को तो अपनी जान जोखिम में डाल ही रहे हैं, साथ साथ अपने परिवारों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि काम करके उसके बाद घर जाते हैं, उनका परिवार है, बच्चे हैं, रात्रि विश्राम घर पे करते हैं, फिर वापस आते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा संकट है। तो इसलिए हमने ये परसों निर्णय लिया समिति ने कि हम लोग जो है अपने पत्रकार साथियों को, जो हमारे भाई हमारे परिवार के लोग हैं, हम उनको भी सैनिटाइजर और मास्क बांटेंगे। इसलिए आज हम प्रेस क्लब में यहाँ अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने परिवार को ये मास्क और सैनिटाइजर देने के लिए आए। तो राजधानी जयपुर की सबसे बड़ी मोहाना मंडी में ग्राहकों की कमी को देखते हुए समय में बदलाव किया गया है। जयपुर फल व सब्जी थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष राहुल तंवर ने बताया, मोहाना मंडी में किसान अपनी उपज लेकर आ रहे हैं। मंडी में सब्जियों की भी अच्छी आवक हो रही है, किंतु कम समय होने के कारण मंडी में खरीदार एवं ग्राहक भी कम पहुंच रहे, जिस कारण किसानों की सब्जियां व उपज नहीं बिक पा रही थी। किसानों को उनकी उपज के पैसे नहीं मिल पा रहे और इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मोहाना मंडी व्यापारियों ने मंडी प्रशासन से समय बढ़ाने की मांग की थी। मंडी प्रशासन ने व्यापारियों की मांग को उचित माना और अब मंडी का समय बढ़ाया गया है। मंडी का समय अब रात 12 बजे से सुबह 10 बजे तक का कर दिया गया है। मंडी का समय बढ़ाया जाए। किसानों की बम्पर आवक हो रही है, किसान अपनी सब्जी, अपनी उपज को लेकर मोहाना मंडी परिसर में आ रहे हैं, जिसको देखते हुए समय की कमी को देखते हुए उनका माल बिक नहीं पा रहा था। जो मंडी प्रशासन ने रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक का समय किया था, वो पर्याप्त नहीं था। जो हमने मंडी प्रशासन से ये मांग की थी कि समय बढ़ाया जाए, मंडी प्रशासन ने हमारी मांग को जायज़ मानते हुए समय बढ़ा दिया गया है। आज रात 12 बजे से सुबह 10 बजे तक का समय बढ़ा दिया गया है। 2 घंटे मंडी का समय बढ़ाया गया है। लॉकडाउन का 1 महीने से भी अधिक समय बीत जाने के बाद केंद्र सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी कर हॉट स्पॉट के बाहर सभी दुकानें खोलने की इजाजत दी। हालांकि नई गाइडलाइन के अनुसार मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुल सकेंगे, तो वहीं इस गाइडलाइन के हिसाब से जयपुर में फिलहाल ये लागू नहीं होगी। जयपुर में पहले की तरह ही सिर्फ वही दुकानें खुली रहेंगी जिन्हें राज्य सरकार ने अनुमति दी है। लिहाजा राजस्थान में कोरोना के हॉटस्पॉट बने राजधानी जयपुर में अभी भी व्यवस्थाओं में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री के स्तर पर इसका फैसला होने के बाद ही जयपुर जिला प्रशासन इस मामले में आगे कदम बढ़ाएगा। तो वहीं एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अजय पाल लामा ने भी आदेश जारी कर तमाम पुलिसकर्मियों को अपने इलाके में राउंड लगाने के निर्देश दिए। आदेश में उन्होंने कहा कि सिर्फ जरूरत से जुड़ी दुकानें ही खुल सकेंगी। कोरोना वायरस का एक असर धार्मिक और सामाजिक स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के कारण राजधानी जयपुर में परशुराम जयंती समारोह पूर्वक नहीं मनाई गई। बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, सांसद रामचरण बोहरा ने रेलवे स्टेशन के बाहर परशुराम सर्किल पर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की। रामचरण बोहरा और सतीश पूनिया के साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और इस दौरान सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और मास्क भी सभी ने लगा रखा था। वहीं कोरोना को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर भी लगातार जारी और इन्हीं अफवाहों पर लगाम कसने के लिए जयपुर कमिश्नरेट की टीम अपनी निगाहें गड़ाए हुए है। लालकोटी थाना इलाके के घाट गेट स्थित कब्रिस्तान में एक कोरोना पॉजिटिव युवक के दफनाए जाने के दौरान स्वास्थ्य कर्मी और नगर निगम कर्मियों पर पत्थरबाजी की एक सूचना वायरल हुई थी,
जिसके बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते पुलिस ने एहतियात के तौर पर अतिरिक्त जाब्ता मौके पर भेजा। हालांकि इस सूचना को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई। पुलिस ने जब मामले की जांच पड़ताल की तो यह घटना झूठी पाई गई। कोरोना संक्रमित की मृत्यु के पश्चात, क्योंकि कोरोना का डर आम आदमी के मस्तिष्क पे इतना गहरा बैठा हुआ है कि उसकी मृत्यु के बाद कोरोना संक्रमित के दाह संस्कार के वक्त लोगों के मन में एक अनजाना सा डर है और इस डर की वजह से लोग उसके अंतिम संस्कार में कुछ ऐसे भी किस्से सामने आए कि खुद का परिवारजन भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। प्रशासन द्वारा इसका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसी प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार की संपूर्ण कार्रवाई धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक की जाती है। ऐसे में अनेक बार कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बेवजह की अफवाहें भी फैलाने की कोशिश की जाती है। जो लोग ऐसे पूर्व में जिन्होंने अफवाहें फैलाई है उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है, उनकी गिरफ्तारियाँ की हैं और अब पिछले कुछ समय से ये चीज़ें भी पूरी तरह से सेटल हो चुकी हैं, एक प्रोसेस बन चुका और जिस विभाग की जो जिम्मेदारी है, समाज की जो जिम्मेदारी है, समाज और सरकार आपस में मिल कर के इस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रहे हैं और किसी तरह का अब कोई भी व्यवधान या कोई भी इशू इस चीज़ को लेकर के नहीं है। वहीं रेनवाल कस्बे में केंद्र सरकार द्वारा दूसरा लॉकडाउन पूरे देश भर में लगाया गया, लेकिन इस लॉकडाउन को लेकर आम नागरिक कितना गंभीर है इसकी बानगी रेनवाल कस्बे में बखूबी देखी जा सकती है। रेनवाल कस्बे के आम नागरिक रमजान के पहले दिन ही लॉकडाउन का मजाक उड़ाते नजर आए। सुबह से ही मुख्य बाजारों में वाहनों एवं ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली और सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार ने दुकानदारों को निर्देशित किया कि दुकान पर आने वाले सभी ग्राहकों को 2 गज की दूरी पर खड़ा रखें तथा सामाजिक दूरी की पालना करें, लेकिन ऐसा शायद नहीं हो पाया। वहीं राजधानी जयपुर की करनी विहार थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने एक टेम्पो गाड़ी जब्त कर उसमें से करीब 18 पेटी देसी शराब जब्त की है। तो वहीं इस मामले में आरोपी विक्की सासी को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपी जयपुर के सोडाला श्यामनगर का रहने वाला है। वहीं पूछताछ में सामने आया कि आरोपी 4 गुना दाम में इस शराब को जयपुर के विभिन्न इलाकों में बेचने वाला था। वहीं राजस्थान में 2013 में भर्ती एएनएम और जीएनएम ने अभ्यर्थियों ने राजस्थान सरकार से नियुक्ति देने की मांग की है। एक वीडियो के जरिए चुरू जिले के निवासी अभ्यर्थी रोशन कुमारी ने कहा 2013 में जो भर्ती निकाली गई थी उसकी ज्वाइनिंग आज तक नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के तमाम विधायकों को ज्ञापन भी दे चुके, लेकिन अभी तक इसका निस्तारण नहीं हुआ। अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि कोरोना से संकट में वे अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, लिहाजा भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय जी 2013 में आपने एएनएम और जीएनएम की वैकेंसियाँ निकाली थी, जिनको बीजेपी सरकार ने द्वेषतापूर्ण उनके पदों में कटौती करके 5,559 को ज्वाइनिंग दे दी और हम 6,719 बहनें 8 साल से दर दर की ठोकरें खाते घूम रही हैं, कभी यहाँ कहीं वहाँ। हमें आश्वासन के सिवा आज तक कुछ नहीं मिला और आपने जो निरोगी राजस्थान का संकल्प लिया है, क्या होगा उस संकल्प का? सर, आप फील्ड में ऐसे लोगों को उतार रहे हैं जिनका मेडिकल लाइन से कोई रिश्ता ही नहीं है और जो मेडिकल लाइन के जो डिग्री और डिप्लोमा जिनके पास है वो बेरोजगार घर पर बैठे हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सर, हमारी एएनएम जीएनएम भर्ती 2013 को पूर्ण कर हमें भी कोरोना वायरस से लड़ने का मौका दें। हम आपसे वादा करते हैं जब तक कोरोना वायरस नियंत्रित नहीं होता हम बगैर किसी सैलरी के काम करेंगे। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके फैलाव के कारण जनजीवन ठप हो गया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में इस लॉकडाउन में छूट दी गई है और इससे सड़कों पर बेहद कम वाहन दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को बाहर निकलने की अनुमति दी गई है जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं।
फल सब्जी, किराना और दवाइयों की दुकानों के अलावा सभी व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियां बंद है। राजधानी जयपुर में टोंक रोड पर B2 बाईपास के सांगानेर क्षेत्र में भी बाजार पूरी तरह बंद है। कोरोना वायरस से उपजे हालात का असर जनजीवन पर पड़ा है। आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियां ठप है, बाजार सूने हैं, दुकानें बंद हैं। लेकिन मॉडिफाइड जो लॉकडाउन के तहत कुछ सेवाओं में जो छूट दी गई है, उसका असर है कि धीरे धीरे जो है जिंदगी पटरी पे आने की ओर है। कुछ लोग जो इन आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, सिर्फ वही जो है सड़कों पर आना जाना है। और कई जगहों पर जो पुलिस बैरिकेड्स के द्वारा है, लगातार जो जांच और पूछताछ के बाद भी लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। दुर्गापुरा हो या गोपालपुरा बाईपास हो, B2 बाईपास हो या सांगानेर, कहीं पर भी जो है इस तरह की जो भीड़ भाई आवाजाही दिखाई नहीं दे रही है। सब जगह पर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ में खड़ी है और वे आने जाने वाले जो राहगीर हैं उनसे पूछताछ के बाद में ही उनको आगे आने जाने दिया जा रहा है। B2 बाईपास या सांगानेर के पूरा जो जयपुर टोंक रोड का है, वहाँ पर कुछ दुकानें ऐसी खुली है जिसमें एक तो मेडिकल शॉप्स है या किराना की 2-4 दुकानें या फल फ्रूट और सब्जी वालों के जो ठेले हैं वही दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर भी 1-2 जो ग्राहक जो अपने ज़रूरत का सामान है, सब्जी हो या दवाई हो या खान पान की जो वस्तुएं हैं वह खरीद रहे हैं। बाकी पूरा जो है सड़क सूनी है। कुछ आवाजाही जो गाड़ियों की दिखाई दे रही है वह सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की है जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं और जिनको कि कहीं आना जाना है, कोई ज़रूरी काम काज के लिहाज से अगर आना जाना हो, उन्हीं के लिए। ये देखिए यहाँ पे पूछताछ के बाद में गाड़ियों में जो बैठे हैं लोग हैं या मोटरसाइकिलों पर जो आने जाने वाले लोग हैं, उनसे पहले जानकारी पूरी रहता है क्या काम है, किस तरह से इनको क्या करना है। उस लिहाज से ही सारी पूरी चेकिंग के बाद में आना जाना लगा रहा है। कोरोना वायरस ने जो ज़िंदगी को थाम दिया है, उससे कई चीज़ें जो है हालांकि समस्याग्रस्त हुई है, लेकिन मॉडिफाइड लॉकडाउन का एक असर ये भी हुआ कि उसमें जो ढील दी गई है उससे ज़रूर जो है जनजीवन थोड़ा सा पटरी पर आ रहा है। वो सेवाएं और वो आवश्यक सुविधाएं जिनकी आम आदमी को ज़रूरत है, सिर्फ उन्हीं में ही जो है छूट दी गई, जिसका कारण है यही है कि अब धीरे धीरे जो है सड़कों पर जो आवाजाही दिखाई दे रही है। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो टोंक रोड से पूरा सांगानेर का जो इलाका है और सांगानेर के अंदर की जो गलियां भी है वह भी सूनी है, बंद है, दुकानें बंद है, सब कुछ जो है बंद है। कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई आवाजाही नहीं दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। वहीं हरियाणा के टेक्निकल एजुकेशन विभाग ने कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क का निर्माण किया है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसका शुभारंभ किया। देश में डॉक्टर बिना अपनी परवाह किए कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में दिन रात एक करके मेहनत में जुटे हैं। ऐसे में एजुकेशन विभाग ने कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क का निर्माण किया और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री विज ने कहा कि अभी तक उनके 4 विभाग कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अग्रिम मोर्चे पर डटे हुए हैं, लेकिन अब उनका 5वां विभाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी किसी से पीछे नहीं है। मेरे 4 डिपार्टमेंट, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल एजुकेशन, लोकल बॉडी डिपार्टमेंट पहले से ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अग्रिम मोर्चे पर डटे हुए हैं। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी मेरे पास ही है। इन्होंने कहा हम पीछे क्यों रहे, तो पहले इन्होंने सैनिटाइजेशन टनल्स का निर्माण किया और अब ये सैंपल लेने के लिए कियोस्क बनाया, जिसकी की बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि सैंपल लेते हुए जो डॉक्टर सैंपल ले रहा है वो संक्रमित ना हो जाए, तो उसके लिए इन्होंने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सारी प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हुए ये कियोस्क बनाए हैं। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कटारिया को और बाकी सारे विद्यार्थियों को और बाकी इंजीनियर्स को सारों की मैं सराहना करना चाहता हूं कि इस युद्ध के समय में वो भी अपना योगदान देने के लिए आगे आए।
तो हरियाणा के अंबाला में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके बाद ठरवा गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए पूरे गांव को क्वारंटाइन कर दिया गया। आपको बता दें कि अंबाला में पिछले दिनों 12 कोरोना पेशेंट सामने आए थे, जिनमें 11 मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। देखिए, जो कोरोना पेशेंट है हमारे पास 20 तारीख को अम्बाड़ा कैंट में डायलिसिस के लिए आया था। उस दिन भी इसकी कंडीशन थोड़ी सी ठीक थी, लेकिन 23 तारीख को उस दिन इसका डायलिसिस हो गया था, स्टेबल होके इसको भेज दिया गया था। 23 तारीख को दोबारा से फिर प्रेजेंट किया इस पेशेंट ने, और इसके फेफड़ों में भी उस टाइम पे पानी था। इसकी कंडीशन काफ़ी ठीक थी। डायबिटीज, इसकी जो ब्लड शुगर लेवल है इसका काफ़ी रेज था, और इसकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इसको तुरंत प्रभाव से पीजीआई रेफर कर दिया गया था 23 तारीख को। 24 तारीख को इसके कल सैंपल हुए हैं, और आज मॉर्निंग में लगभग 7:30 पौने 8 बजे के आसपास इसकी रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट इसकी पॉजिटिव आई है, और ये है कि ये पिछले 1 साल से लगातार डायलिसिस में था, और इसकी जो किडनी की बीमारी थी काफ़ी गंभीर है इस टाइम पे। और लेकिन अभी जो मेरे को पीजीआई से सूचना प्राप्त हुई है, मेरे साथी ने दिए, तो उसने साफ साफ कहा कि इसका पीजीआई में डायलिसिस हो चुका है, और अभी पेशेंट इस टाइम पे लगभग स्टेबल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आग्रह पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला में रह रहे प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश भेजने के लिए बसों का संचालन किया, जहां प्रवासियों का मेडिकल करवाने के साथ ही उनके भोजन की भी व्यवस्था की गई। तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करते हुए प्रत्येक बस में 25 प्रवासियों को ही बिठाया गया। तो वहीं बसों का इंतजाम करने के बाद प्रवासी लोगों ने सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ जिला और पुलिस प्रशासन का भी देखभाल करने पर आभार व्यक्त किया। 23 बसें हमारी अम्बाला डिपो से 23 बसें निकाली हैं हमने, जहाँ के भी ये मजदूर हैं इनको वहाँ छोड़ के आएंगे, और वो इनमें 25-25 सवारी बिठा के डिस्टेंस जो बना के ना, उनका पूरा नियमों का पालन किया जाएगा, और उसी हिसाब से इनका मेडिकल करा के और इनको भेज रहे हैं। जहाँ जहाँ के भी हैं उनके ये नंबर लगा दिए, काउंटरों पे बसें लगा देंगे, और इनको लगा के जहाँ पर उनकी लिस्टें बनाई गई हैं उनके बाकायदा नाम नंबर जहाँ का भी है उनको वहाँ पर छोड़ा जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ के प्रशासन ने और यहाँ के लोगों ने जो हमारे साथ बिहेव किया वो वाकई काबिल तारीफ है, और यहाँ पे हमें किसी भी चीज़ के लिए और कोई भी दिक्कत नहीं हुई है ना, और समय समय पे प्रशासन द्वारा मेडिकल टीम द्वारा हमारा हेल्थ चेकअप हुआ, और हम लोग यहाँ स्वस्थ हैं। और जाने के लिए भी हमारे साथ हम सदर थाना से आए हैं, तो यहाँ तक हमें प्रशासन ने छुड़वाया, और यहाँ के लोगों का मतलब जो बिहेव है वो भी बहुत काबिल तारीफ है। हमको टाइम टू टाइम खाने के लिए और अपने हाइजीन के बारे में भी, हैजर्ड के बारे में हमको ये सारी नॉलेज इन लोगों ने दी। हमको किसी भी तरह की यहाँ कोई अम्बाला सिटी के अंदर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। ये कोटा से अभी हमारे पास 8 स्टूडेंट पहुँचे हैं, इनको कंबोज धर्मशाला में रखा गया। इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस विभाग यहाँ मौजूद है। ये सारा प्रशासन की देखरेख में किया जाएगा, और कुछ दिन के लिए इनको क्वारंटाइन किया गया, जैसा कि हमारे सीनियर सर शिवा साहब ने बताया होगा आपको। और हमारा प्रयास रहेगा कि इनको हर कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वहीं कोरोना संक्रमण के कहर का असर सिर्फ इंसानों की सेहत पर नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों को भी इस महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जवान बेटे का शव लेने के लिए स्वजनों के साथ इंतजार कर रहे पिता के लिए इससे ज्यादा बड़ा दुख और क्या होगा कि वो जवान बेटे के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। दुबई में मौत होने के बाद जब बेटे का शव स्वदेश लाया गया, लेकिन स्वजनों का कहना है कि एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के नोडल अधिकारी के ना होने के कारण दुबई से आया विमान 1.5 घंटे इंतजार के बाद वापस दुबई लौट गया। काम कर रहा था और इतने समय से वहाँ पे कार्यरत था। उसी दिन शाम को उसकी घर पे बात हुई थी। किसी प्रकार से उसका स्वास्थ्य खराब नहीं था, लेकिन हमें सुबह यहाँ जानकारी मिली है कि उसके हार्ट अटैक से मौत हो गई है। हम भारत सरकार से, शासन प्रशासन से यह मांग करते हैं कि उसकी मृत्यु की निष्पक्ष जांच हो और सरकार हमारी यह मदद करे कि इस गरीब परिवार के बच्चे का मृत शरीर उनके परिवार को सौंपा जाए, भारत लाने की कोशिश की जाए। हम आजीवन आपके ऋणी रहेंगे।
वहीं राजस्थान के केसीसी टाउनशिप में प्रशासन, पुलिस एवं चिकित्सा विभाग ने संयुक्त रूप से अवैध रूप से पान मसाला व तंबाकू बेच रहे किराना की दुकान पर कार्रवाई की। तहसीलदार कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि केसीसी टाउनशिप में स्थित किराना की दुकान वाला तंबाकू उत्पादों का अवैध रूप से बेचान कर रहा था। तीनों दुकानों पर पान मसाले एवं तंबाकू मिले हैं, जिनको मौके पर ही नष्ट कर दुकानदारों पर 200 रुपए का जुर्माना भर उन्हें आगे से ऐसा नहीं करने के लिए पाबंद कर दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।